अगले दिन विवेक नेगी वेल इंडिया के देखते हैं इनका नजरिया बाजार दायरे के बीच में, यानी दिशा इनके हिसाब से भी स्पष्ट नहीं है। 5420 से 5540 तक का स्तर रखा है इन्होंने, और जो दायरा है वो नीचे की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। 2 हफ्ते की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव, यानी यहाँ भी स्पष्ट कहना मुश्किल के ऊपर या नीचे 5380 से लेकर के 5650 तक इस दायरे के बीच में निफ्टी रहेगा। जब तक इस दायरे में है तब तक मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगली चाल साफ नहीं होगी। पावर, फार्मा, आईटी, ये 3 क्षेत्र जहां पर अगले दिन मजबूती रह सकती है। आईटी इकलौता ऐसा क्षेत्र था आज के कारोबार में जो बाजार में तीखी गिरावट के बाद भी हरे निशान में रह गया। धातु और रियल्टी, इंफ्रा भी यहाँ पर कमजोरी रह सकती है अगले दिन के नज़रिए से। विवेक नेगी हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। स्वागत है विवेक। अब बाजार इतनी तेज़ी के बाद इतना लगातार चढ़ता रहा, उसके बाद थोड़ा सा फिसला है, सिर्फ स्वांग टूटा निफ्टी और लोगों के हौसले एकदम से टूटने लग गए। देखिए, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से बाजार में लगातार तेज़ी बनी हुई थी और रिटेल इन्वेस्टर इस बात की इंतजार कर रहा था कि बाजार कब गिरे और हम इसमें बाइंग शुरू करें। अब यहाँ से अगर जो बाजार गिरता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो इसको हम कोई मंदी नहीं कहेंगे, ये एक करेक्शन का फेज़ है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे ही मार्केट में 5% तक का करेक्शन आता है तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, बल्कि बेचने की बजाय। हम जो लेवल देख रहे हैं 5400 का लेवल था एक, जो कि जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमने देखा था, उसको क्रॉस करने में मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो वहीं पर एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो वहाँ पर एक सपोर्ट आ सकता है, और ऊपर की तरफ 5650 का एक लेवल है जो कि क्रॉस करना मुश्किल होगा मार्केट के लिए। जी, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बाजार के बारे में अपना नज़रिया पहले बदला है, और बार बार वो ये कहते थे कि जब भी बढ़ता है तो आप बिकवाली करिए। अब उन्होंने कहना शुरू किया जब भी गिरावट आए तब खरीदारी करिए। ये जो गिरावट पर खरीदारी का नज़रिया है, ये कहाँ तक चलता रहेगा? यानी कौन सा निशान निफ्टी के लिए ऐसा होगा जहाँ पर आप कहेंगे कि ये खतरे का निशान है? अगर ये निशान टूट गया, अगर निफ्टी इसके नीचे आ गया, तो फिर शायद ये धारणा बदल जाएगी और फिर बाजार के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। देखिए, टेक्निकली अगर जो हम देखें तो एक 200 डेज मूविंग एवरेज को हम बेस मानकर चलते हैं बियर एंड बुल मार्केट के बीच में। अब हम 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 5400 के आसपास था जब हमने उसको क्रॉस किया था। अभी वो 200 डेज मूविंग एवरेज 5200 से 5250 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर जो मार्केट उससे ऊपर रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम बुल जोन में ट्रेड कर रहे हैं। उसके नीचे अगर जो किसी भी वजह से करेक्शन आता है, वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे आने वाले समय में कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं मार्केट में, बजट आने वाला है, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, और ग्लोबल बाजारों से भी हम खबरें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रूड अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो इस तरह की अगर कुछ खबरें आती हैं तो 5250 का एक लेवल होगा जिस पर नजर बनाए रखनी चाहिए हमें। अगर जो वो लेवल टूटता है तो वहां से फिर एक दोबारा से हम मंदी के जोन में जा सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 5400 भी नहीं, 5435 भी नहीं, और आप सीधे सीधे 5250 पर नज़र टिका रहे हैं कि अगर वो स्तर टूट जाए तब फिर माना जाए कि बाजार की चाल कट गई। जी बिल्कुल, बहुत नुकसान हो जाएगा वहां तक नुकसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो एक हमने लेवल दिया है 5400 का, बाइंग जो आपको स्टार्ट करनी है 5400 से करनी है, और 5250 एक लेवल है जिसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। सो वहां से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पर अब एक ये भी मानना है कि 5400 के आसपास तक तो निफ्टी इस नरमी में, करेक्शन में आ सकता है, लेकिन अभी 10 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 5470 के आसपास। कल मान लिया अगर इसने इसी स्तर को नहीं तोड़ा या कम से कम इसके ऊपर ही बंद होने में कामयाब रहा, तो फिर क्या करेंगे? हम एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक्सपायरी का दिन है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा रह सकती है जी। तो कल का दिन रहेगा, उसको हम नहीं देखेंगे, हम फ्राइडे के दिन को देखेंगे। उस दिन वीकली क्लोजिंग आपकी क्या आती है। अगर जो वीकली क्लोजिंग आपकी 5500 के नीचे आ जाती है तो डेफिनेटली 5400 का स्तर हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। अगर जो वीकली क्लोजिंग आपकी 5520 के ऊपर आती है तो आप वेट कर सकते हैं कि 5800 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सीरीज में, मार्च की सीरीज के अंदर। तो हम देखेंगे वीकली क्लोजिंग कहाँ आ रही है जी। इस वक्त सबसे अहम पहलू यही कि एफआईआई क्या जोश बना हुआ है, उनकी खरीदारी बनी हुई है। 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शुद्ध खरीदारी उन्होंने आज के कारोबार में भी की है। ये उल्टी बात है कि घरेलू संस्थाएं इस वक्त बड़ी चौकन्नी हैं और एकदम जमकर बिकवाली कर रही हैं। एफआईआई से कहीं दूने जोश से उन्होंने बिकवाली की है। अब बाद में देखना होगा कि ज़्यादा स्मार्ट कौन निकलता है, क्योंकि स्मार्ट मनी दोनों को ही कहा जाता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे चुनिंदा शेयरों की।
देखो आया मेरा यार। Skoda Rapid, built for the thoughtful. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला। रोल कैमरा, एक्शन। माँ, हाँ माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ। कट, जूम इन, लोकेशन चेंज एंड एक्शन। स्लो मोशन, स्लो मोशन। ट्रॉली, क्लोज अप, HMI ऑन, फोकस, फोकस शिफ्ट, टिल्ट अप, costume change, zoom out, silence, roll sound, My resignation. Thank you, sir. taking, crane down, pan left, ग्लिसरीन डाल। जिंदगी की पिक्चर में इंटरवल नहीं होता। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। action, जब तक बल्ला चल रहा है ठाठ है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के वेल्थ विद प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जियो विश्वास के साथ। पेश है एक आइडिया जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। नया महिंद्रा जीनियो, बिजनेस में आगे बढ़ो। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बड़ा बाजार कैमैक स्ट्रीट और अब सिटी सेंटर सॉल्ट लेक में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। स्वर्ग के भाग्यवान रत्नों को धारण कीजिए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िए। स्वर्ग, जहां विश्वास की परंपरा है। Hi. You bloody rascals! You're making a bloody business out of this. ये जोड़ी तुमने तोड़ी है, अब तुम जोड़ोगे। हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं उन खास शेयरों पर जिनकी वजह से बाजार में काफ़ी दबाव बना, काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोरी रही, उसमें किन शेयरों का खास हाथ रहा। सबसे पहले तो रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए, यहाँ पर लगभग 0.9% के आसपास का नुकसान। इसके अलावा SBI DLF जैसे दिग्गजों ने कमज़ोरी दिखाई है। रियल एस्टेट में यूनिटेक भी काफ़ी फिसला है, 8.5% के आसपास का नुकसान रहा। जबकि सुजलॉन अगर इसे देखें तो लगभग 7% के आसपास की कमज़ोरी। धातु क्षेत्र से एक और बड़ा नाम स्टरलाइट से 7% के आसपास का ही झटका झेलना पड़ा। बैंकिंग क्षेत्र में अगर देखें तो निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक को ज़्यादा नुकसान रहा, वहाँ लगभग 5.5% के आसपास की कमज़ोरी रही। धातु क्षेत्र के कई बड़े नाम रहे, जिंदल स्टील भी है, हिंडाल्को भी है, इन सब में कमज़ोरी रही। सेल भी काफ़ी फिसला है, सेल का नुकसान भी 4.5% के आसपास का रहा और टाटा स्टील भी इसी तरह से। धातु क्षेत्र पर खास करके दबाव ज़्यादा दिखा है और रियल एस्टेट पर ज़्यादा दबाव दिखा है। अगर इस मार से कुछ चुने हुए नाम बचे रह गए तो उसमें देखें सिर्फ गिने चुने नाम हैं, जो कि टाटा कम्युनिकेशंस या TCS, भारत पेट्रोलियम और सन फार्मा ITC जैसे कुछ गिने हुए नाम जो इस नुकसान से बचे रह गए। ITC कुछ हद तक बचा रह गया और ONGC किसी तरह से हरे निशान में रहने में कामयाब रहा। अब यहाँ सबसे पहली बात विवेक, रियल एस्टेट को लेकर के, चाहे DLF की बात करें या यूनिटेक की बात करें, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि जो अभी आपकी रणनीति थी बाजार में कि शायद थोड़ी सी नरमी आएगी, थोड़ा करेक्शन आएगा और उसके बाद बाजार फिर आगे चलना चाहिए, तो उस हिसाब से इन दोनों शेयरों में आप
क्या देख रहे हैं? क्या इस नरमी में आप कुछ खरीदारी करेंगे? DLF और यूनिटेक दो ऐसे शेयर हैं जो काफ़ी समय से रेंज बाउंड चल रहे हैं। अपर साइड DLF में देखें तो 250 260 का लेवल है और नीचे ये 180 190 तक जाता है। तो इस रेंज का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है ट्रेडर्स की तरफ से। 180 190 के आसपास उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग की है। 240 250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है। इस बार एक ऐसा भी चांस हुआ था जब DLF ने अपना पिछला हाई ब्रेक किया था 250 के ऊपर का, लेकिन वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से एक अच्छा करेक्शन हमें आज देखने को मिला है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये स्टॉक इस रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और अगली बार अगर जो एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखे तो एक अच्छी रैली हम इन स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं, स्पेशली DLF के अंदर। तो DLF में कभी भी आपको 250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दिखती है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 320 तक का हो सकता है इन ए स्पैन ऑफ 3 to 6 मंथ्स। जी, इन बड़ी दिलचस्प बात यह है DLF के चार्ट में एक चैनल जैसा भी बन रहा है और अगर आप जनवरी के 2 बॉटम और फरवरी के 2 बॉटम अभी तक दिख रहे हैं, इनको मिलाएं तो लगभग चैनल के निचले छोर के पास हैं, जो चैनल की ट्रेंड चैनल की निचली लाइन है उसके पास में है। तो क्या आपको ताज्जुब होगा अगर बाजार यहीं से थोड़ा सहारा ले ले, खासतौर पे ये शेयर सहारा ले ले और यहीं से थोड़ा ऊपर फिर से हो जाए? जी बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। हमारे अकॉर्डिंग भी 235 के आसपास DLF में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि बाजार की इस करेक्शन में 235 एक सपोर्ट का काम करेगा और 250 अपर साइड में इसकी रेंज रहेगी। जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें। अगर ये 250 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आप इसमें बाइंग साइड पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और 235 के नीचे आपको थोड़ा सा कोशियस हो जाना चाहिए स्टॉक। जी, और केवल रियल एस्टेट नहीं, अगर आप SBI के चार्ट को देखें तो वहाँ भी चैनल तो नहीं दिख रहा साफ साफ, लेकिन एक निचली सपोर्ट लाइन ज़रूर दिख रही है जनवरी से अभी तक और SBI ने सपोर्ट लाइन को अभी तक नहीं तोड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे? SBI का चार्ट अगर जो हम देखते हैं काफ़ी समय से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से अगर जो हम देखते हैं और इसने काफ़ी अच्छी रैली ली है 1600 से लेकर 2400 तक की डायरेक्ट। इस हिसाब से अगर जो हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिए थे लास्ट 1.5 मंथ में। तो एक करेक्शन ड्यू था डेफिनेटली और ये करेक्शन जो हुआ है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी शार्प करेक्शन हुआ है। अगर जो ये करेक्शन यहाँ पर थम जाता है तो SBI कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से अपने हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि SBI के जब रिजल्ट आए थे उस समय ये 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर जो रिजल्ट ख़राब आते हैं तो दोबारा से इसमें करेक्शन का फेज शुरू हो जाएगा और अगर जो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये ऊपर 2400 2500 तक जा सकता है, जो कि हमने देखा था इसने लेवल टच किए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, वेट कर सकता है कि क्रेडिट पॉलिसी क्या आती है और RBI किस तरह का एक्शंस लेता है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि RBI क्या एक्शन लेगा आने वाले समय में। IIP के नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ से हमें सहारा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कंपनीज के रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग का भी काम चल रहा है, तो RBI भी थोड़ा सा कोशियस रहेगा उस फ्रंट पर। और मैं मानता हूं कि कुछ अगर जो सरप्राइज देखने को मिल जाए RBI की तरफ से तो हमें उसमें कोई असमंजस नहीं होनी चाहिए। सरप्राइज किस तरफ? सरप्राइज एक तो CRR में हम जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो 50 की जगह 25 बेसिस पॉइंट की हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेपो रिवर्स रेपो रेट में नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में कोई किसी तरह का कट देखने को मिलेगा, हो सकता है RBI की तरफ से वो भी देखने को ना मिले। जी, बाजार पहले ही मानकर चल रहा है कि शायद मार्च में नहीं अप्रैल में ही होगा, इसलिए वहाँ पर तो शायद बाजार को ज़्यादा झटका ना लगे। लेकिन जो हम चार्ट की बात कर रहे थे, धातु क्षेत्र में मतलब हमने अभी रियल एस्टेट में देखा, बैंकिंग में देखा कि अभी तक जो रुझान है वो नहीं टूटा है, लेकिन धातु क्षेत्र के शेयर जो हैं उनमें कई शेयरों में दिख रहा है कि आज की जो ब्रेकडाउन है वो काफ़ी तीखी है और शायद जो पूरा ट्रेंड है उसको खतरा हो रहा है। हमें काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेटल्स में एक मंदी आएगी। रीज़न ये रहा है इसका कि जब तेजी की शुरुआत हुई थी तो मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो